मैं प्रिया, मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद लूसेंट जीके एंड मैंने भूगोल में कुछ टॉपिक ख़त्म कर लिए थे। जैसे भूगोल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ब्रह्मांड, भूगोल का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन, जिसको हमने कवर कर लिया था। अब आगे हम इसी में बढ़ते हैं और सौर मंडल के बारे में समझते हैं। सौर मंडल क्या होता है? तो सौर मंडल नाम से पता चल रहा है, इसमें दो वर्ड हैं, सूर्य प्लस मंडल। सौर एंड मंडल। सौर का मतलब होता है सूर्य, सूर्य सूर्य की मंडली कह सकते हैं। और यहाँ तक कि सौर मंडल का जो मैक्सिमम भाग होता है वो सूर्य ही होता है। सौर मंडल में सूर्य, इसके अलावा और भी कई सी चीज़ें होती हैं, जैसे अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, ये सब चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाग बनाता है वो सूर्य, लगभग 99% भाग सूर्य का होता है। इसलिए इस मंडली को हम सौर मंडल के नाम से जानेंगे। तो इसका मुख्य स्रोत भी क्या है? सूर्य है, ठीक है। और सूर्य है क्या? एक प्रकार का तारा है। और सूर्य की बात कर ली, इसकी एज कितनी है, मतलब इसका जो निर्माण हुआ कब से हुआ, तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। मतलब इसकी जो एज हो गई आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष हो गई, ठीक है। और उसके बाद सूर्य की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, तो इसमें 71% हाइड्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है। और इसमें 27% हीलियम होता है और बचे हमारे 2%, तो उसमें कुछ अन्य तत्व पाए जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन की वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होती है। और स्टार्टिंग में जब हमारे आपको बता दें कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो इस टाइम सबसे पहला जो गैस बना था वो था हाइड्रोजन। इसी वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी जो था एक आग के गोले के समान था स्टार्टिंग में जब था। फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कई सालों तक बारिश हुआ, लगातार बारिश हुआ। पहले समुद्र बना, फिर समुद्र का पानी ऊपर गया, जिसके वजह से वो भाप में कन्वर्ट हुआ एंड उसके बाद भारी बरसात हुई, जिसके वजह से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी हो गई। और पानी की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, कुछ और भी गैसें बनी, जैसे फिर ऑक्सीजन वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का भी क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। तो बात हम यहाँ सूर्य की कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पर आते हैं। और कहते हैं कि ऊर्जा का भी स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। और ये जो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है ये किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? संलयन का मतलब आपस में मिलना। तो जब दो परमाणु आपस में, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इसी का इस्तेमाल करके एक बम बनाया गया है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम। इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये किस पर डिपेंड है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो एडवर्ड टेलर ने की, ठीक है, हाइड्रोजन बम का। और इसके अलावा एक परमाणु बम भी होता है जो कि इसका अपोजिट है। कहने का मतलब नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जैसे एटम है तो उसका क्या होता है, वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो उसके विस्फोट से मतलब जो बम बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। और इसकी खोज किसने की थी? ओपेनहाइमर ने की थी। और सन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इससे 5 प्रकार की किरणें निकलती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें,
एक्स किरणें, गामा किरणें, प्रकाश तरंगें, ठीक है। और इसमें जो पराबैंगनी किरणें होती है ये बहुत ही हानिकारक होती है। यदि ये हमारे पृथ्वी पर आ जाती हैं तो हमें कैंसर जैसे रोगों को भी क्या कर दे देती हैं। बट इनसे बचाने का काम एक परत होता है जिसे हम बोलते हैं ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। और ओजोन परत क्या करता है, एक चादर के रूप में हमारे पृथ्वी के ऊपर फैला रहता है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। ओके। और ओजोन परत का संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। 16 सितंबर, ठीक है। तो 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। लेकिन देखिए ओजोन परत तो हमें पता चल गया कि मतलब ये हमें बचाने का काम करती है, लेकिन मनुष्यों के बहुत से क्रियाकलापों के द्वारा ओजोन परत में कुछ मतलब धीरे धीरे उसमें क्या होते जा रहे हैं, होल्स होते जा रहे हैं। और ये ज़्यादा अगर ऐसे होता रहा तो ओजोन पूरी तरीके से उसमें मतलब बहुत ज़्यादा होल्स हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, जिसके वजह से पराबैंगनी किरणें हमारे धरती पर आ सकती हैं। तो होल्स होने का मतलब रीज़न क्या है, कह सकते हैं उसको नष्ट करने का रीज़न। तो जैसे मनुष्य होते हैं, फ्रिज का, एसी का, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इनके इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि उसमें से एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बहुत ही हानिकारक होता है हमारे ओजोन परत के लिए। ये ऊपर जाकर हमारे ओजोन परत में धीरे धीरे होल्स कर सकती है। इस वजह से हमें ज़्यादातर फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद आगे देखें तो सूर्य की बात कर लें तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। मतलब सूर्य जैसे ही मतलब निकलता है तो उसकी जो रोशनी, उसकी जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लेती है। ओके। और हम अब आगे देखेंगे थोड़ा सा और सौरमंडल में। तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होता है, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर और जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रह, ठीक है। प्लैनेट, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। बट हाँ, एक बात आपको बता दें कि जो ग्रह है अभी तो 8 होती है, लेकिन पहले इसकी संख्या कितनी थी, 9 थी। जिसमें से यम नाम की जो ग्रह है इसको एक सम्मेलन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उस सम्मेलन का नाम क्या है, IAU, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो IAU का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। तो इस संघ के द्वारा क्या किया गया, यम को हटा दिया गया। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो प्राग में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के एक देश चेक गणराज्य में, ठीक है, हुआ था। तो हमारे जो 8 ग्रह हैं इनको दूरी के आधार पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब किससे दूरी, तो सन से दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जिस तरीके से अरेंज किया है ये मतलब ये बताएगा कि सूर्य से कितनी दूरी है, कौन सबसे दूर है, कौन सबसे पास में है। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि एंड अरुण, एंड उसके बाद लास्ट में क्या है, वरुण, जो मैंने नीचे लिखा है। तो जो बुध है, देखिए ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पूछ देगा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है, ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बुध। एंड सबसे दूर कौन है, तो वरुण है। तो ये सूर्य से सबसे दूर होता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए आगे के जो 4 ग्रह हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको अगर हम सीक्वेंस वाइज याद कर लें तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब पता होगा।
जैसे शुरू के 4 ग्रह को हम ले लें, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट बाकी जो बचे ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये सब क्या होंगे? बाह्य ग्रह, ठीक है। और पृथ्वी और मंगल के बीच में एक ग्रह जिसे हटा दिया गया है, ठीक है, तो हटाने वाले ग्रह को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये पृथ्वी और मंगल के बीच में था, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह में भी बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? सेरस, ओके। एंड उसके बाद हम देखें, एक पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि ये घूर्णन और परिभ्रमण क्या होता है। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, बट दोनों में क्या है? डिफरेंस है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ग्रह सूर्य, ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो मतलब वो घूर्णन और परिभ्रमण की प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए इसमें घूर्णन का क्या मतलब है। देखिए जो ग्रह होते हैं वो अपने अक्ष पर भी चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। जहाँ पर वो मतलब होते हैं उसी अक्ष पर वो चारों ओर क्या करेंगे? घूमेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब अपने अक्ष पर ही वो घूमता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन। और वही यदि हम बात कर ले परिभ्रमण की, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पर नहीं बल्कि अपने स्थान को चेंज करते हैं एंड सूर्य के चारों ओर घूमना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए घूर्णन के वजह से, घूर्णन का मतलब तो समझ गए, इसके वजह से ही दिन और रात होती है, मतलब जो दिन होता है और जो रात होता है। जैसे एक घूर्णन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया? दिन और रात होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं ग्रह, तो उसके क्या होता है कि ऋतु में परिवर्तन होती है, ठीक है। जैसे कि मौसम होता है ना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये क्योंकि घूमते समय क्या होगा? वो सूर्य के कुछ नज़दीक आएगा, कभी दूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आएगा तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। तो ऋतु में इस तरीके से चेंजेस आते हैं। एंड आगे हम देख लें, आकार के आधार पर यदि हम ग्रहों की बात कर लें, वो तो दूरी के आधार पर था कि सबसे दूर कौन है और सबसे पास कौन है। अब हम ये जान लेते हैं कि आकार के आधार पर ग्रहों की स्थिति। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? तो बृहस्पति, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड उसके बाद बुध। देखिए हमें क्या करना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, इन चारों को मतलब जो पीछे के थे उनको एक साथ हम ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह हो गया। एंड उसके बाद मंगल को छोड़कर हम पृथ्वी को ले लेंगे, ठीक है, पृथ्वी को रख लेंगे। फिर पृथ्वी की देखिए शुक्र जो पृथ्वी के बगल में है, तो पृथ्वी सूर्य की बहन है, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी बहन को उसके बगल में रख लेंगे, तो ये हो गया। एंड बचा क्या? मंगल, ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा मंगल और लास्ट में क्या हो जाएगा? बुध, ओके। यदि सबसे बड़ा ग्रह बुध हो गया तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है, तो बृहस्पति के पहले कौन होता है? बुध होता है, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब याद करने की कोशिश हम कर सकते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए पृथ्वी की जो घूमने की दिशा होती है वो किस दिशा से किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जब घूमती है तो इसके जब ये उदय होती है तो किस दिशा में होती है? पूर्व की तरफ, ठीक है। सूर्य उदय पूर्व की तरफ होता है और अस्त किधर होता है? पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात कर लें, दो और ग्रह हैं, अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र, अ से स्टार्ट है ना। और फिर उसके बाद
पृथ्वी के बगल में जो उसकी बहन है शुक्र को ले लेते हैं। तो इनका जो मतलब ये जो घूमते हैं, इनके घूमने की दिशा ये पूर्व से पश्चिम है, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट है। हम ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बना लें यहाँ पर। मतलब देखिए, पृथ्वी सूर्य क्या है, बहनें हैं, और बहनें मतलब एक दूसरे से जैसे कंपटीशन कर रही हैं, या फिर ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जो पृथ्वी करना चाहती है वो सूर्य नहीं करना चाहेगी। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व जाती है, तो शुक्र क्या करेगी, वो पूर्व से पश्चिम जाएगी। ओके, और एक सबसे पहले अ से स्टार्ट होने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से अरुण और शुक्र क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ वो घूमेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर जब सूर्य उदय होगा तो किस दिशा में होगा, अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। ओके, तो इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम याद कर सकते हैं। जैसे शुक्र को हम क्या बोलते हैं, सुंदरता की देवी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे छोटा ग्रह तो मैंने बता ही दिया, बुध होता है, और सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। ठीक, अब शुक्र के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो मैंने पॉइंट कर लिया, सुंदरता की देवी है, और शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, और पृथ्वी की बहन है, ये तो आपको पता है। और हाँ, ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ऐसे समझ जाइएगा, शुक्र जो है सन के बहुत निकट है, तो इस तरीके से शुक्र क्या हो जाएगा, ये गर्म ग्रह होगा। ठीक है, और यहाँ पर CO2 की मात्रा भी देखिए बहुत ज़्यादा है। कितनी है, 90 से 95%। और CO2 एक ऐसा गैस है जिसके वजह से टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। ऑक्सीजन की वजह से टेम्परेचर लो होता है, जबकि CO2 की वजह से गर्मी बढ़ती है। पोल्यूशन की वजह से यदि CO2 की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो गर्मी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं शुक्र गर्म ग्रह है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर CO2 की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बृहस्पति को हम पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो पीला ग्रह यदि पूछे तो कौन है, बृहस्पति। और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे भारी भी होगा। ठीक है, और देखिए जैसे ग्रह होते हैं तो ग्रह के कुछ उपग्रह होते हैं। ठीक है, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। ठीक है, तो इस तरीके से बृहस्पति में कुछ उपग्रह होते हैं, तो जिनमें से एक उपग्रह है ज्ञानीमीड। ठीक है, तो ज्ञानीमीड जो उपग्रह है ये बृहस्पति का उपग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति का जो उपग्रह होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एंड उसके बाद शनि की बात कर लें, तो शनि के चारों ओर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छल्ले होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 7। और सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात कर ले तो किसके पास होता है, शनि के पास होता है। ठीक है, शनि। तो कितने उपग्रह होते हैं टोटल मिलाकर, 145 उपग्रह होते हैं शनि के पास। और सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है शनि में पाया जाने वाला, वैसे तो सबसे बड़ा सौरमंडल का ज्ञानीमीड है। ठीक है, लेकिन शनि में सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा, तो टाइटन। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, फोबे। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, फोबे शनि का सबसे छोटा उपग्रह। कुछ और पॉइंट हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताएंगे। पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश भाग क्या है, जल है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है, और वो कौन है, चंद्रमा। ठीक है,
तो जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये अगर पूछेगा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह होगा वही उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। एंड उसके बाद मंगल की बात कर ले तो इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह क्या है? वरुण है। तो जब से जो सबसे पास मतलब करीब रहेगा वो गर्म रहेगा, जबकि सबसे दूर का क्या होगा? ठंडा होगा। तो वरुण इसलिए सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और मंगल की बात कर ले तो मंगल एक ग्रह है जिसमें 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये 2 उपग्रह होते हैं जो कि मंगल में होते हैं। और डीमोस जो होता है ये सबसे छोटा उपग्रह होता है, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे मेरी मेहनत पर, मैंने अपने से नोट्स बनाया और उसके बाद इसको समझाने की कोशिश की, तो आप इससे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कुछ आप फीडबैक दे सकते हो। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।